नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्णकालिक बजट था। चुनाव से पहले मोदी सरकार ने महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग को बजट में टैक्स स्लैब में छूट देकर साधने की कोशिश की है। सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं बल्कि महिला, युवा और किसानों को भी, अलग अलग तबकों को भी सौगातें देकर सरकार ने बताने की कोशिश की कि वो सबका साथ सबका विकास की राह पर चल रही है। हालांकि विपक्ष ने बजट पर तीखे सवाल पूछे हैं। विपक्ष किसानों को कुछ ना देने का आरोप लगा रहा है, बजट पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि इस चुनावी बजट में सरकार हर किसी को खुश करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन लोग इससे संतुष्ट कितने हैं, ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि चुनावी बजट से किसे राहत, किसके लिए चुनावी बजट आफत? उम्मीदों के बजट से क्या 24 में चुनावी फायदा भी मिल पाएगा? 23 का बजट चुनावी रणनीति पर कितना असर डालेगा? सरकार का तोहफा क्या विपक्ष को धोखा लगा? और सरकार के बजट से किसानों की आस क्या पूरी हो पाई है? टैक्स छूट के मास्टर स्ट्रोक का क्या फायदा 2024 में मिल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि टैक्स छूट की बात का जो ऐलान किया गया है बजट में, आम जनता उसे किस तरह से देख रही है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बजट की बारीकियों को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार 2.0 ने अपना 5वां बजट पेश कर दिया है। अमृतकाल के इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है, युवा हो या फिर महिलाएं। किसानों से लेकर मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में छूट की सीमा बढ़ाकर सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। 24 के चुनाव को देखते हुए इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अमृतकाल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। इस बजट में महंगाई की मार झेल रहे मध्यम वर्ग को साधने के लिए मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में छूट देकर बड़ी राहत देने की कोशिश की है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 7 लाख रुपए तक की आय वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs. सीएम योगी ने भी बजट को लोक कल्याणकारी बताया। नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है, 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट एक तरफ सरकार ने बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए। जो बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही निराशाजनक है। केवल लोक लुभावन वादे और घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो कहा था 80 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बेरोजगारी दर बेतहाशा बढ़ गई और यूपीए सरकार में जो बेरोजगारी दर 2.2% था, भाजपा सरकार में वो बेरोजगार है। केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी ये बताने से नहीं चूक रही है कि बजट से किसी को फायदा नहीं मिला। बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन इस बजट के आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार थक चुकी है। अब सरकार के पास कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और अमीर बनाने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचते रहे। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट था और शायद इसी वजह से मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की अपने बजट में की है, ताकि 24 में इसका फायदा उठाया जा सके। टीम न्यूज।
तो बजट पर बेबाक बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक राय जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इसी तरह से दीपक मिश्रा जी समाजवादी चिंतक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल अर्थशास्त्री और अश्विनी राणा जी बैंकिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। पहला सवाल संजय जी आपसे ही, ये कहा जा रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में उलझाकर आप लोगों ने रख दिया, न इन्फ्लेशन पर बात कही गई, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐलान हुआ। के मामले में जिस तरह की छूट दी गई है वो अपने आप में इस प्रकार का साफ संकेत है कि मध्यम वर्ग जिस प्रकार से इस बजट के आने के बाद प्रशंसा व्यक्त कर रहा है वो इसकी निशानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस प्रकार का निवेश करने की बात है, जो प्रपोजल है वो इस समय बदलती हुई दुनिया में भारत की सर्वाधिक गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जीडीपी का संकेत इस बात का प्रमाण है कि इस बजट के विरोध में जो लोग तर्क दे रहे हैं उनके तर्क कितने सतही हैं। इस बजट में एमएसएमई से लेकर कृषि तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नौजवानों से लेकर महिलाओं तक, मछुआरों से लेकर पशुपालकों तक, सारे के सारे सेक्टर्स के लिए जिस प्रकार के प्रबंधों की इसमें को शामिल किया गया है, निश्चित रूप से भारत के हर वर्ग को इस बजट के साथ एक गति मिलेगी और वो गति भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और आगे बढ़ते हुए भारत का निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नमूना है। जिस तरह से विरोध के वातावरण के बावजूद, कोरोना जैसी स्थिति के बावजूद भारतवर्ष की जीडीपी पूरी दुनिया में एक मॉडल है और ग्रोथ का इंजन भारत बनने वाला है, उसी तरह से भारत के सारे सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के माध्यम से ये बजट भविष्य का बजट है। अंशु सारे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है अंशु जी आपका। अभिषेक भाई, सवाल यही है कि सिर्फ विपक्ष में बैठे इसलिए विरोध कर रहे हैं आप लोग। 66% का इजाफा प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया, 37% का इजाफा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया गया, टैक्स रिबेट सरकार ने दे ही दिया। आयुष भाई, हम विरोध करने के लिए नहीं बैठे हुए, जो जनता के मुद्दे हम वो उठाने के लिए बैठे हुए। कांग्रेस सरकार में जब 2.3% बेरोजगारी दर थी तो ये सवाल उठा के सत्ता में आए, महंगाई को डायन करके ये सत्ता में आए। आज महंगाई इनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं, अभी आंकड़े दे देंगे, कोरोना का बहाना ले लेंगे। कोरोना गए हुए 1.5 से 2 साल हो गए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ये बात मेरे से बेहतर कोई नहीं बता सकता। रही बात ये कहते हैं ना कि अभी बात कर रहे थे किसानों के साथ क्या हुआ, उनको आय दुगनी करने की बात करी थी, एमएसपी पे कहाँ गारंटी आई? मैंने पूछना चाहता है सरकार से, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? जो हमारी आबादी है, हिंदुस्तान की आबादी है 134 करोड़ हमारी आबादी है, उसमें 50% हम किसान प्रधान देश हैं। जय जवान जय किसान का नारा लेके हम चले थे और आज भी हम उसी पे अटके हुए। 80 करोड़ को ये कहते हैं कि मुफ्त में राशन देते, तो आत्मनिर्भर कहाँ बना रहे हो भारत को? आप तो अपने सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो। आपने कितने रोजगार सृजित कर दिए? 2 करोड़ रोजगार का वादा करते थे हर साल आप, तो कहाँ है वो रोजगार? कहीं नहीं दिख रहे। आप कहते थे, मैंने देखे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, वाराणसी से सांसद हैं वो। मैं पूछना चाहता हूँ, पूर्वांचल बहुत बड़ा वो है, हब है, तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं से, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, कितनी इंडस्ट्रियां लगवा दी इन लोगों ने। ये इन जिलों का नाम ले ले, देवरिया, मैं जिले गिनाता चला जाऊंगा साहब, मऊ, मैं कितने जिले गिनाता जाऊँ, एक इंडस्ट्री नहीं, ना आजमगढ़ में है, न गाजीपुर में, ना मऊ में है, ना देवरिया में, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिट कराते हैं, टैक्स पेस का पैसा बर्बाद करते हैं और खुलेआम ये अपनी पीठ थूकते। ठीक है, जब ये कहते थे माननीय प्रधानमंत्री, मुझे 2013 का इनका भाषण याद है, सबके पास वो रिकॉर्डिंग है, जो सरकार भ्रष्ट होती है उनमें जो रुपया होता है वो डॉलर के मुकाबले गिरता है। ठीक है, तो 61 रुपए जब भ्रष्ट सरकार थी, इनके मुताबिक समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है, कई सारे आरोप हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर से जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से बजट को खारिज कर दिया जाए, सही नहीं होगा। टैक्स को लेकर सरकार ने जो फैसला लिया है इसके इतर उनके सवाल थे, यानी कि टैक्स को लेकर कांग्रेस पार्टी कम से कम सरकार के साथ खड़ी है क्या? देखिए, बिल्कुल ये बात देश के लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, खासतौर से युवाओं को, जिनको वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। किसानों को भी उम्मीद थी, आम आदमी की थी, महिलाओं को भी थी। और इस बजट से सबसे ज्यादा अगर किसी को निराशा हुई तो किसानों को हुई है और युवाओं को हुई और आम आदमी को।
क्योंकि महंगाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती रही, बजट वादा भी किया था, और जो भाजपा का फ्लैगशिप कार्यक्रम थे प्रधानमंत्री जी के, नमामि गंगे, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जो मोदी केयर करके प्रचार किया जा रहा था, कहीं पर भी उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं, देश के आम आदमी के लिए कोई प्रोविजन नहीं। अरे देश जानना चाहता है कि आखिर ये सरकार किसके लिए चल रही है? क्या सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करेगी? सरकार 130 करोड़ जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय, क्या उनके लिए बिल्कुल असंवेदनशील हो चुकी है? देखिए, इस बजट से निराशा है। इस बजट में बड़ी उम्मीदें थी कि चुनावी साल होने की वजह से शायद कुछ मिल जाए, लेकिन फिर से वही हाथ लगा जो हर बार था। आपने इनकम टैक्स के स्लैब तो बढ़ाए, लेकिन दूसरी तरफ पैसा भी आपने निकालने का काम किया। कम से कम लोगों की आय के बारे में तो सोचते। जो छोटे उद्योग धंधे करने वाले व्यापारी थे, एमएसएमई, 6.5 करोड़ एमएसएमई इस बजट की उम्मीद में थे कि इस बार हो सकता है कोविड की मार उनके ऊपर पड़ी थी, कुछ उम्मीद होती, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कम से कम उत्तर प्रदेश, जहां से इस देश में सबसे ज्यादा भाजपा के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के लिए आप कुछ करते? ठीक है। बलरामपुर इस देश का सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है पूरे देश में, कम से कम कुछ आप उत्तर प्रदेश के बारे में सोचते। हर जगह से जनता ने तो अपार समर्थन दिया। और दूसरा, अमृत काल की बात करते वित्त मंत्री जी, देखिए, इस देश के लोगों को सिर्फ राशन पर छोड़ा जा रहा है और ठीक है, अंशु जी मैं लौटता हूं। कर्ज दिया जा रहा है। दीपक मिश्रा जी, समाजवादी चिंतक होने के नाते आपकी क्या राय इस बजट को लेकर? बीजेपी कह रही कि सबका साथ सबका विकास इस बजट में भी दिख रहा है। पीएम ने दावा किया कि मिडिल क्लास आम लोगों का सपना ये बजट साकार करेगा। देखिए, यह जो बजट है यह समाजवाद की सिद्ध मान्यताओं के प्रतिकूल है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को लक्ष्य बनाया गया है। आप बताइए, 34% तो आमदनी का स्रोत कर्ज को दिखाया गया है। कर्ज को कम करने वाला बजट होना चाहिए ना, एक चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 32वें स्थान पर है। कहां से प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का संकल्प है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट से बेरोजगारी बढ़ेगी। 20% तो हमसे केवल कर्ज चुका रहे हैं। विदेशी देशों को आप इसी में देखिए ब्याज चुका रहे हैं, कर्ज तो अभी दूर की बात है। तो यह बजट पूरी तरीके से गांव, गांधी, गरीब के विपरीत है। अब आप आइए, बड़ी चर्चा है आजकल राम राज्य की। राम राज्य की कसौटी पर ही इस बजट को खरा जाए। राम राज्य में की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यानी कि बजट ऐसा होना चाहिए, शासन तंत्र ऐसा होना चाहिए, आर्थिक नीति होनी चाहिए कि विषमता बढ़े। आज तुलसीदास जी होते तो यही लिखते कि मोदी प्रताप विषमता बढ़ावे। तो ये तुलसीदास लिखते कि ये विषमता फर्क है। आप देखिए, हम लोग दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सड़क का अंतर है, और इस दौरान प्रति व्यक्ति आय का जो अंतर है वो 3.5 लाख रुपए हो जाता है। विषमता कम करिए, देश के ऊपर कर्ज कम बढ़ाइए। ठीक है, प्रोफेसर चुनाव है तो चुनावी बजट बना दिया। प्रोफेसर साहब, बजट सबसे बड़ी बात है, मैं दीपक जी लौटता हूं क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा एक बार सबका। प्रोफेसर साहब, सवाल यही है कि इन्फ्लेशन को लेकर सरकार की कोशिशें क्या दिख रही हैं, क्योंकि इसको लेकर मिडिल क्लास को बहुत सारी उम्मीदें थी। अंशु जी लौटूंगा। साथ साथ सवाल ये भी है अग्रवाल सर कि क्या एल्बो स्पेस कितना सरकार के पास था, हेडरूम कितना था, मौके कितने थे, चाहे वो ग्लोबल फैक्टर्स की बात की जाए, युद्ध चल रहा है, ग्लोबल रिसेशन हम पूरे यूरोप में देख रहे हैं, और हमारे यहाँ जो प्री कोविड सिचुएशन का दावा किया गया आर्थिक सर्वेक्षण में, उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों से कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में अप्रैल से नवंबर के बाद 225 पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा गया है। उससे थोड़ा सा मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है। दूसरा, इस बजट के अंदर जो है अगर देखा जाए तो हमारी टोटल जो इनकम है वो 24.3 लाख करोड़ है, और हमारा जो खर्चा है वो 41.9 लाख करोड़ है। तो खर्चा कहीं ज्यादा है, तो इस हिसाब से खर्चा होगा, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन दोनों का बैलेंस मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी साथ चलते चलते सरकार करने की कोशिश करती है। क्योंकि ये चुनाव से पहला बजट है, इसमें सबका ध्यान रखा गया है। सबसे ज्यादा जो मेरे हिसाब से ध्यान रखा गया है, एक
किसानों का रखा गया है, जिसके अंदर 20 एक एग्रीकल्चर फंड की बात की गई है, 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट की गई है। दूसरा ख्याल रखा गया है मिडिल क्लास का, सीनियर सिटीजन का और विमेन का। एक महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट लाया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए रखकर आप 7.5% कमा सकते हैं। जो लोग लेकिन इसको लेकर महिलाओं को लेकर जो जिक्र आप कर रहे हैं सर, उसको लेकर महिलाओं की खुद प्रतिक्रिया है कि इतना तो आसपास इंटरेस्ट रेट मिल ही जाता, कुछ बैंक दे देते हैं। नहीं, ये जो आज आप कह रहे हैं कि आज दे सकते हैं, लेकिन अगले 5 साल तक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये स्कीम कितने साल की स्कीम है। यही लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए भी कहते हैं कि आज की डेट में 7.5% तो क्या हो रहा है, मैं 15 लाख से 30 लाख से मुझे क्या फायदा हुआ। जैसे जो आपने सवाल पूछा, सीनियर सिटीजन भी ये पूछ रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, 6 महीने पहले यही 6% था, उससे 1 साल पहले यही 6.5% था, और उससे पहले 6 और 5% भी था ये। लेकिन इसमें क्या है, सीनियर सिटीजन को जैसे अगले 5 साल के लिए वो 7.5% पे लॉक हो जाए, या 7.25 पे या 7.75% पे लॉक हो जाए, तो उससे उनको ये सर्टेनिटी हो जाती है कि मेरे को इनकम मिलेगी। ठीक है। साथ ही में MIS स्कीम भी, जो बेरोजगार लोग हैं उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है 4.5 से 9 लाख। 9 लाख वो हर महीने इतना 15 लाख रुपए रख के ज्वाइंट अकाउंट में हर महीने एक अमाउंट ले सकते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं लौटता हूं। बेरोजगारी बढ़ रही है। अश्विनी सर, सवाल यही है कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ, ये हम सब ने देखा। आने वाले वक्त में चुनौतियां क्या है और बजट को लेकर उसमें क्या नजरिया आपका है, खास करके एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब हम देख रहे हैं कि यूएस में लगातार इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, वहां पर ग्रोथ रेट कम हो रही है, और साथ साथ यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से रेपो रेट में इजाफा किया जा सकता है, ये भी उम्मीद की जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से बैंकिंग सेक्टर जो है वो जो मजबूत हो रहा है, और उसकी बैलेंस शीट, अगर सरकार ने कहा है कि सारी बैलेंस शीट जो है वो साफ है अभी, और वो अच्छी सेहत है उसकी, यानी उसके कारण से बैंकों के द्वारा लोगों को, क्योंकि जो भी आर्थिक प्रगति है देश की, उसके लिए बैंकिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और बैंकिंग को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये जो डिपॉजिट्स में कुछ रिबेट दी है, चाहे सीनियर सिटीजन को दिया है या मंथली इनकम की दिया है महिला, तो इससे जो बैंकों को और डिपॉजिट मिलेगा, और वैसे ही क्रेडिट जो है बैंक जो है वो लोगों को दे सकेंगे। तो उससे क्या है कि लोगों के पास पैसा लोगों को लोन के रूप में मिलेगा, जिससे कि वो अपना व्यवसाय और बाकी कर सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि रिसेशन की बात है, तो निश्चित रूप से एक स्मेल हो रहा है कि एक वर्ल्ड वाइड जो है स्लो डाउन की सामने दिख रहा है। और आज भी अगर ये जो लोग बात करते हैं, तो हमारे देश में महंगाई बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। जीडीपी भी हमारे जो है वो भी बाकी देशों के, मतलब विकसित जो देश हैं उनके मुकाबले, अमेरिका हो, चाइना हो, उनके मुकाबले भी हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब इतना सारा कुछ, 1 साल का से ज्यादा यूक्रेन युद्ध है, आने वाला समय और मुश्किल भरा हो सकता है। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने छोटे छोटे सभी वर्गों को कुछ देने की कोशिश की है, जिससे निश्चित रूप से ग्रोथ भी होगी और वेलफेयर भी होगी। ठीक है, मैं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की तरफ फिर से जाऊं, लेकिन प्रोफेसर अग्रवाल, एक सवाल छोटा सा आपसे, क्या बड़ा फैक्टर है जो टैक्स में रियायत दी गई है वो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10 लाख करोड़ तक का उसमें प्रावधान करना, 37% का उसमें इजाफा? देखिए, जो सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की है, जो 10 लाख करोड़ जो स्पेंड करेगी, ये बहुत बड़ा है। और उसमें सबसे बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो रेलवे सेक्टर के अंदर जो ये 2.4 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के आसपास खर्च करेगी। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले समय में आम आदमी को अच्छी रेल मिलेगी। और जहां तक मेरे को लगता है, जो टैक्स में कटौती जो कह रहे हैं बार बार, वो न्यू टैक्स रिजीम में है। और जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बहुत, क्योंकि आज भी लोग बहुत PPF और इन सब रियायतों का फायदा ले रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन सरकार को एक झटका लगेगा 34,000 करोड़ का, रेवेन्यू को लेकर, जो रेवेन्यू को लेके झटका लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक लोग शिफ्ट नहीं करेंगे न्यू टैक्स रिजीम पे, तब तक उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, राजेंद्र, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि 17 में आप लोगों ने 22 का ख्वाब दिखाया, 22-23 में जब हम पहुंच गए तो 47 का ख्वाब दिखाया जा रहा है। संजय जी, माफ कीजिएगा, सवाल आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि बजट पर सवाल उठाने वालों ने अगर बजट को ठीक से पढ़ा होता तो उनको लगता है कि ये बजट
देश के मध्यम वर्ग के लिए, देश के गरीबों के लिए, देश के सामान्य वर्ग के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, जो देश की मूल लोग हैं, उनके लिए ये बजट बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। अगर बजट में सोना, चांदी, प्लेटिनम और सिगरेट के रेट बढ़ते हैं, इनको लगता है गलत है, ये मुबारक हो। इनको ये अच्छा नहीं लगता कि 50 नए एयरपोर्ट अगर देश में बनने वाले हैं, विपक्ष को ये अच्छा नहीं किसानों लगता, को तो ये आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर कोई बड़ा प्रावधान नहीं दिखा। आप किसानों को कर्ज दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान मजबूत हो, आत्मनिर्भर हो जाए, उसे किसी कर्जे की जरूरत न पड़े, इसके लिए क्या प्रावधान है? वक्त थोड़ा सा कम है। 30 लाख कर्जा का जो फंड है, जो 20 लाख करोड़ का जो फंड है, तो वो किसके लिए है? वो सबसे बड़ी धनराशि इस अभिषेक भाई है। आप लोग सवाल उठाइए भले, लेकिन बाकी इकोनॉमीज के कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। ये बीजेपी की सरकार नहीं, IMF कहता है। कंपैरिजन अगर करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर ग्रो कर रही है। पॉवर्टी इंडेक्स भी देख लें, WHO क्या कहता है, और हंगर इंडेक्स भी देख लें। आप 80 करोड़ को मुफ्त में राशन बांटने की बात करते हो। उस हंगर इंडेक्स में तो पाकिस्तान से ऊपर खड़ा है, जहां आटे के लिए लड़ाई हो रही है। नहीं, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। अगर हम पॉवर्टी लाइन और हंगर इंडेक्स में अगर हम पीछे हैं अपने सार्क देशों से, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। 80 करोड़ को आप मुफ्त राशन देने की बात करते हो, 80 करोड़ को आपने सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, तो आत्मनिर्भर कहाँ बन रहा है भारत? कहाँ बन रहा है? 134 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। चाइना के कंपैरिजन में, जापान के कंपैरिजन में, यूएस के कंपैरिजन में, जर्मनी के कंपैरिजन में, ब्रिटेन के कंपैरिजन में, बाकी यूरोपीय देशों के कंपैरिजन में हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर तेजी से बढ़ रही है। अंशु भाई सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं सुन रहा हूं जी, बोलिए। देखिए, भारत सरकार के आंकड़े कुछ कहते हैं, जमीनी हकीकत बिल्कुल भीतर है। हम तो कहते हैं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कि जिस तरीके की जो पॉलिसी है, आखिर आप क्यों नहीं 65 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े, उनको भरने की बात क्यों नहीं करते? आप सिर्फ आंकड़ेबाजी करके देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप महंगाई की बात करते हैं, हम तो कहते हैं आप देखिए ना, आंकड़े आपके सामने हैं। NSSO के आंकड़े आप रखने नहीं देते। पार्लियामेंट में आप कैग की रिपोर्ट में उसको छिपाने की कोशिश करते। देखिए, अब जनता सारी चीजें समझती है। बीजेपी, ठीक है, मेरे पास वक्त में एक आखिरी सवाल प्रोफेसर अग्रवाल आपसे है। ये शिकायत बहुत सारे लोगों की है कि जो कारोबारी वर्ग है उसको ज्यादा रियायत देने की कोशिश से सरकार कहती है। ऐसी कंडीशन में जब आम लोगों को टैक्स की रियायत दी गई, उस कंडीशन में भी उस उच्च वर्ग को यहाँ टैक्स में रियायत दी गई है। इसके पीछे क्या रणनीति या क्या फायदा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, जो टैक्स के अंदर रियायत दी गई है वो बहुत समय से मांगी जा रही थी और बहुत समय से डिले की जा रही थी। तो सरकार ने एक पॉलिसी शिफ्ट लाया है, ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम से जुड़े, स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा लें, नए टैक्स स्लैब्स का फायदा लें और उससे अपना एक तरह से कोऑपरेटिव्स को फायदा। चलिए, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे आप सभी से। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो 23 के इस बजट में 24 की राह तय करने की कोशिश भी सरकार कर रही है और मुश्किल इस वजह से है क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा हर्डल होगा लोकसभा का चुनाव। जब जनता की कसौटी, वहां चुनाव की कसौटी पर जनता उन्हें खरा उतरेगी, सवाल तय करेगी। साथ ही साथ बजट को लेकर अगर बात की